अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रॉपर्टी में कमीशन क्या होना चाहिए, मैं करूँगा इस पर बात, और उसकी शरई हैसियत क्या है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला हमेशा ये चाहता है कि उसको सौदा अच्छा मिले, कम मिले, तो लिहाजा प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले के लिए अच्छी बात यह है कि वो जो है किसी एस्टेट एजेंसी से और किसी प्रॉपर्टी एजेंट से, अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट से, ईमानदार और जिसका नाम है मार्केट में, उनसे बात करे, रब्ता करे और उनको कुछ कमीशन देना पड़े तो उसको फ़ायदा है कि वो आपका फ़ायदा ही होगा। वैसे तो मुश्तरी होशियार बाश, ये तो ख़ुद ही उसूल है कि जो भी ख़रीदारी कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में तो वो उसको होशियार होना ख़ुद ज़रूरी है। लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट से बहुत सारे फ़वाइद होते हैं जो कि अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मार्केट में देखा गया है कि प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ जो है वो ज़्यादती होती है। प्रॉपर्टी एजेंट भी ज़्यादती करते हैं, नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसी तरह प्रॉपर्टी जो ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाला है और जो किराए पे जो है कि चीज़ लेता है, तो उनको चाहिए कि वो लोगों का हक़ पूरा दें। कल क़यामत में इसका जवाब देना होगा जो भी किसी के साथ ज़्यादती करेगा। उसूल ये है कि 1% जो है वो कमीशन होता है जो सेलर देता है और 1% कमीशन जो है वो देता है जो बायर होता है प्रॉपर्टी एजेंट को। लेकिन ये वो सौदे होते हैं जो 1 करोड़ से ऊपर के सौदे होते हैं। जो 1 करोड़ से नीचे के सौदे होते हैं वो फिर 2% कमीशन उसूल चलता है, क्योंकि मेहनत तो ज़ाहिर काफ़ी होती है, चाहे वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवाए या 50 लाख की प्रॉपर्टी दिलवाए, दोनों में मेहनत अच्छी खासी होती है। तो अगर 50 लाख रुपए दिलाने वाला जो है वो 1% कमीशन लेगा तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो थोड़ा उसके साथ जो है ना वो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो वो एक अच्छी डील कराने के लिए ज़ाहिर है कि आपको पैसे बचा के देता है, आपको मदद करता है। बाकी बाहमी ताल्लुक़ात के बुनियाद पर वो कमी बेशी कर ले, बात अलग है। लेकिन अहम बात यह है कि 1% और 2% इस तरह रेट्स होते हैं। अलबत्ता जो डिफेंस के इलाके हैं और बहरिया के इलाके हैं और बहुत से इलाके जहाँ पर यानी रेंट के मामले में बता रहा हूँ कि रेंट के मामले में ये होता है कि वो दोनों देते हैं। लेकिन रेंट के मामले में आमतौर पे इलाक़ों में ये होता है कि जो टेनेंट होता है वो कमीशन लेता है, यानी देता है। कमीशन जो टेनेंट होता है वो बेचारा वैसे ही थोड़ा सा पिसा हुआ होता है, लेकिन बहरहाल तो अगर कोई सेलर भी जो लैंडलॉर्ड है, अगर वो भी खुशी से कुछ ना कुछ दे दे अपनी खुशी से, तो ज़ाहिर है कि वो अच्छा उस पर वर्क उसको करने को मिलेगा और आपके फ़ायदा पहुँचेगा उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जो किराए के ऊपर सौदा ये होता है कि वो जो टेनेंट होता है वो ही महीने किराया देता है। ये अहम बात ये कि दोस्तों हमेशा आप एस्टेट एजेंसियों पर लिख के लगा दें कि आपका ये उसूल जो है किराए का या आपके जो है वो ख़रीद फ़रोख्त का उसूल क्या है और क्या आपका कमीशन होता है। और बेहतर ये है कि आप एग्रीमेंट अपने पास रखा करें, एग्रीमेंट लिख लिया करें, नोटबुक लिख लें, कोई चीज़ छपवा लें, ऐसी चीज़ जिसमें आप जब भी कोई डील हो तो आप पहले जो है ना वो आप रिटर्न लिखवा लें, इससे झगड़े खड़े नहीं होते। और उसूल ये हो कि जब आप कोई सौदा कर रहे हों तो अगर थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा हो तो आप मालिक से मिलवाने से पहले, यानी सेलर और बायर को मिलवाने से पहले आप उसूल तय कर लें और अपने उस पेपर पे लिख लें कि भाई ये कमीशन इतने का बनेगा। फिर बाद में ये कि ज़ाहिर है कि फिर वो नीयतें बदल जाती हैं और लोग जो है आपका कमीशन खा जाते हैं। तो इसमें यह कि आप प्रिंट करवा लें और वरना एक कागज़ पे लिखवा लें, तय कर लें, क्लियरिटी रखें। हमेशा कुरान भी कहता है कि साफ़ और सीधी बात करो। तो अच्छा ये है कि किसी तलख़ी से बचने के लिए आप बिल्कुल इसमें शर्माना नहीं चाहिए और बात क्लियर करनी चाहिए। इवन आपका रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, भाई हो, कोई भी हो, उससे बात क्लियर कर लें तो बेहतर है, वरना बाद में फिर दिल ख़राब होते और बदमज़गी हो सकती है इन कमीशंस के मामलात में। और साथ साथ जो है ना इसमें यानी ये है कि आप इसकी शरई हैसियत भी है। यानी बाज़ दफ़ा ये भी लोग समझते हैं कि जो है कमीशन का काम करने वाला एक तरफ से लेगा, दो तरफ से लेना सही नहीं है, ये बात गलत है। शरन मैंने ख़ुद इसकी किताब पढ़ी हुई है, मालूमात भी की है कि अगर कमीशन लेने में अगर बंदा अकेला है, एजेंसी एजेंसी वाला अकेला है, उसने दोनों को मिलवाया है, दोनों का सौदा करवाया, तो दोनों से कमीशन लेना उसका सरासर जायज़ है, इसलिए कि वो दोनों के लिए मेहनत कर रहा है। वकालत
उसमें ये उसूल बताया, मतलब ये सवाल उठाया जाता है उठाने वालों की तरफ से कि भाई वो तो वकालत एक ही करेगा, नहीं, वकालत दोनों की करेगा। एक एस्टेट एजेंसी वाला जब दोनों की वकालत करता है तभी तो मामला होता है हल, तभी तो सौदा बनता है, वरना वो मालूम चला कि भाई वो तो 3 करोड़ का सौदा है, वो तो कम नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि नहीं मैंने 2.5 करोड़ की ऑफ़र की है, दोनों मिल ही नहीं रहे, बैठ नहीं रहे। फिर ये एस्टेट एजेंसी वाले का कमाल होता है कि वो किस तरह एक अच्छे पॉइंट पे दोनों को मिलवाए, किस तरह बात को आगे बढ़ाए, और प्रॉपर्टी एजेंट को भी चाहिए कि वो उस वक्त मिलवाए जब सौदा मैच्योर हो रहा होगा। यानी ये कि थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया और अब मिसाल के तौर पे 50 लाख से वो 40 लाख पे रह गया या 30 लाख रुपए पे रह गया और फिर लाके बैठा दे मालिक को और उसको, तो ये बात मज़ा नहीं आएगा, उस नशिश में वो बात नहीं बन पाएगी, फिर मज़ीद वक्त ज़ाया होगा और जो सौदा ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि आप तो समझदार होते हैं, आप तो शऊर रखते हैं, आप तो डीलिंग को अत्थर जानते हैं, लेकिन जो सेलर होता है या बायर होता है, डायरेक्ट पार्टी होती है, वो किस मिजाज का है, क्या है, छोटे से मिजाज की वजह से, गुस्से की वजह से, नफ्सियाती प्रॉब्लम की वजह से आपका अच्छा बड़ा सौदा ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा ये है कि आप उस वक्त मिलाएं जब करीब सौदा हो जाए। अब अगर सौदा मतलब ये कि तकरीबन समझें कि आपका 20 लाख रुपए का फ़र्क रह गया या 10 लाख का फ़र्क रह गया है, तो फिर आप मिलवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 15 लाख का अगर साथ मिसाल के तौर पे हो गया, दोनों बैठेंगे तो चलो भाई 7 लाख ये छोड़ देगा, 6 लाख ये बढ़ा देगा, इस तरह कर करा के कोई एक मीटिंग पॉइंट हो जाता है जहाँ पर सौदा बन जाता है। नहीं बैठाने के वो नुकसान ये होता है कि दोनों जो है ना वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलते। जब बायर और सेलर बैठते हैं तो वो अपनी दिल के इरादों को बताना शुरू करते हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं और फिर आपकी मदद से वो जो है वो पता चल जाता है कि भाई ये सौदा कितने का बन सकता है, वो डीलर बना देता है उसको। यहाँ पर डीलर अपनी कोई ज़िम्मेदारी ना रखे कि यार कल को आपको कह सकता है सेलर कि यार तुमने क्यों कम कर दिया, तो एतमाद में लेके उसको पहले बात कर ले कि भाई मैं इतना आप बता दें। या इसी तरह बायर के लिए भी, बायर कल से आपसे कह सकता है कि मैं तो कमीशन काट लूँगा, मैं तो इतने का लेना नहीं चाहता था। तो लिहाजा यहाँ पर एस्टेट एजेंट्स को एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन एस्टेट एजेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है एस्टेट एजेंट का कि वो किस तरह इस मीटिंग को कामयाब बनाए। वो ये नहीं कि आगे खामोश बैठ जाए और दोनों को से कोई बात ही ना करे। वो ज़ाहिर है कि दोनों को मिलवाना है, मिलवाया उसने है, दोनों को मिला के उसको फिर इनिशिएटिव लेना, बात को स्टार्ट करना, ओपन करना, क्लोज़ करना, ये सारा उसका फ़न है जिसकी वजह से वो एक अच्छा सौदा बन सकता है। तो आपने उस वक्त मिलवाना है जब आपको सौदा जो है ना वो करीब आ गया हो। तो फिर इस चक्कर में बहुत से लोग जो है अपने सौदे ख़राब कर देते हैं कि यार मुझे तो इतने पैसे मिलने चाहिए, अपना टॉप जिसे कहते हैं वो रखूँगा, और उसके बाद वो मिलवाते नहीं है, तो नहीं मिलवाते, सौदे ख़राब हो जाते हैं या बदमज़गी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो ये बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट मिलवाएं, आप अपने जायज़ कमीशन थोड़ा कम व बेश ले लें, लेकिन ये कि सौदा वो बन जाता है जिसमें बराह रास्त हो जाती है। लेकिन आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसको उस वक्त नंबर ना देना, सेलर बायर को नंबर देना, बायर सेलर का एक दूसरे का नंबर ना एक्सचेंज करने दें, एक दूसरे से मिलने का मौक़ा ना दें, इसलिए कि जब आपने उसको जब मौक़े दे दिए तो फिर वो आपका मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो एस्टेट एजेंट का जो राइट है शरई वो दोनों तरफ से है, अगर वो है। अब होता ये है कि सौदों में और भी लोग शामिल हो जाते हैं, तो सबको शामिल होना चाहिए। ये जो डायरेक्ट कर लेना ये हराम है। भाई आप किसी एजेंसी वाले के पास गए या आपका कोई एजेंसी का काम करता है, मेरा तो कोई आपका दोस्त है, कोई आपका स्टेट वाला है, उससे आपने सौदा लिया और मालूम डायरेक्ट जो है ना खुद जाके उससे मिल लिए जो कि सेलर है, आपको उसको बाईपास कर दिए, ये हराम है, टोटल हराम है कि आपने उसका हक़ मारा, किसी का हक़ मारेगा, कल क़यामत में उसके हक़ का जवाब देना पड़ेगा। तो किसी का सौदा इस तरह ना मारें और साफ़ होना चाहिए। आजकल सौदे ज़ाहिर है किसी अकेले नहीं होते, 2-2 3-3 एजेंट्स शामिल होते हैं, कोई बात नहीं, तय कर लें पहले से कि भाई इसमें किस तरह कमीशन होगा, क्या होगा। देखिए कमीशन लड़ाई झगड़े से फ़ायदे नहीं, इसलिए कि आपके जेब से तो लग नहीं रहा उस तरह, बराह रास्त सौदा आता है तो कमीशन एक रूखी सूखी रोटी आपको मिल जाता है, मतलब जो भी है रूखा रूखा जैसे कहते हैं, तो आप उस पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छा ये कि उसको मामले को तय कर लें, उसूल के तौर पे उसको तय कर लें। तो इसलिए जब ज़्यादा एस्टेट एजेंसी होती है तो फिर वो बढ़ जाता है। अब उसूल ये होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे सेलर से आपको मिले 1 लाख रुपए, बायर ने मिले आपको 1 लाख रुपए, तो दोनों से मिला के 2 लाख रुपए आए। अगर ये 2 लाख के ऊपर 3 पार्टियाँ हैं
तो 3 हिस्से होंगे, 4 होंगे तो 4 हिस्से होंगे, 4 होंगे तो 50-50 सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये बेहतर है कि वैसे उसूल ये होता है आमतौर पे कि भाई आपके एक अगर मेरी कोई पार्टी है तो मैं मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो मैं उससे कमीशन लूँगा, ठीक है। अगर दूसरा जो एजेंट है उसके पास बायर है तो बायर से एजेंट लेगा। तो अब ये कि ये एक उसूल होता है, लेकिन फिर भी आपस में मामला तय कर सकते हैं कि भाई क्यों कोई नहीं भी देता, कहता भाई ये शर्त है मेरी, मैं तो दूंगा नहीं कमीशन, ठीक है। तो फिर ये करना पड़ता है, ज़ाहिर है सौदा तो बनवाना पड़ता है किसी तरह। और पैसे कम हो ज़्यादा जो भी आए इंसान को सौदा कर लेना चाहिए, उसमें किसी किस्म की अच्छा। अब हम आते हैं थोड़ा सा और भी इस मामले में। अच्छा, एक मसला ये भी होता है कि मैंने एक बार दारुल उलूम कराची फ़ोन किया। मैं कोशिश करता हूँ कि इस काम में करते हुए हराम से बचना चाहिए हम सबको, और उलमा से रब्ते करने चाहिए, मालूमात करनी चाहिए। तो मैंने दारुल उलूम कराची फ़ोन किया कि मैंने कहा भाई मैंने मिसाल दी कि मेमार में ज़्यादातर प्लॉट होते थे पहले ना, तो प्लॉट के ऊपर मैंने कहा वहाँ ये होता है कि भाई एक प्लॉट अगर 70 लाख रुपए का आ रहा है तो एजेंट जो है 25-25 हज़ार रुपये रख लेते हैं। अगर तो चौथे के 4 एजेंट से घूम कर किसी सेलर के पास, बायर के पास आ रहा होता है तो 1-1.5 लाख रुपए महंगा उसको पड़ता है, 2 लाख महंगा पड़ता है। तो क्या जायज़ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब एक जगह की मुरवजा जो तरीक़ाकार है अगर वो ऐसा है तो इसमें नाजायज़ नहीं है। और मुनाफा खोरी, असल में इस्लाम को ये बात पसंद है कि वो नाजायज़ मुनाफा खोरी ना करे, तो एक जायज़ मुनाफा ले। और उस पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ सोसाइटीज़ में बाज़ जगहों पे ओपन प्लॉट होते हैं और वो एक उनको कमीशन कहते हैं, भाई कमीशन हमारा उसमें हम खुद कर लेंगे, और वो 1-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऊपर रख लेते हैं और इस ऊपर सौदा कर लेते हैं। तो ये जहाँ जो तरीक़ेकार चल रहा है उस तरह है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे होता रहा है पहले, और यही तरीक़ेकार होता रहा है। लेकिन नाजायज़ मुनाफा लेना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप नाजायज़ मुनाफा लेंगे तो बात तो खुल जाती है, कल आपको खुल जाएगी तो आप वो कह देंगे यार ये इतना महंगा इसने सौदा दिया। तो शरन ये है कि जो मार्केट वैल्यू है उससे अगर आपने ज़्यादा कोई बढ़ के आपने उससे चूना लगा दिया, उसको बेचारे को लूट लिया, या तो ये नाजायज़ काम है, ये हराम है। तो ये काम नहीं करना चाहिए किसी को। आप सीधा साधा को बंदा है, मालूम चला आपने एक चीज़ बहुत महंगी दिला दी और बेचारा रोता रहे और परेशान रहे, तो ये शरन सही नहीं है और इस तरह की चीज़ें नाजायज़ हैं। तो आप एक तो जो मामला तय कर लें तो बेहतर है। ये भी हो सकता है कि मामला कि भाई आपका प्लॉट जो है कितने का आप देंगे, उसने कहा कि मैं 35 लाख रुपए का दूंगा, ठीक है भाई, आप उसको आप 50 का बेचें या 40 का बेच दें। अगर वो राज़ी हो जाए तो ठीक है, कि अगर वो राज़ी है कि खुद ही कि भाई मुझे 35 लाख रुपए, तो मैं उसको 40 का बेचो 45 का बेचो, मुझे ये 35 लाख रुपए दे दो, तो ये भी सही है कि इसने खुद अब तो क्लियर कर दिया। लेकिन अब उसके ऊपर डबल कमीशन लेना, झूठ बोलना कि यार मैंने तो यार आपने बेचा वो 35 का प्लॉट जो है 40 का बेचा, 5 लाख रुपए रख लिया, फिर उससे को झूठ बोला और कमीशन ले लिया, ये डबल कमीशन लेना ये नाजायज़ है। डबल मुनाफा लेना इस तरह नाजायज़ है कि जिसमें आप जो किसी को इस तरह बाईपास करके ले दें। अच्छा, इसी तरह जो है धोखे का सौदा, यानी धोखा करके किसी के साथ आपने चीट करना, ये तो है ही हराम और ये गलत काम है। इसी तरह नाजायज़ प्रॉपर्टी आप दिलवाना, नाजायज़ चीज़ दिलवाना जिसके बारे में पता है कि नाजायज़ थी, तो ये इसमें सख्त गुनाह है। और किसी का यानी सौदा को आपको पता है, आपके इल्म में है कि यार ये किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और का हक़ है, और आप जो है ना किसी जाली फ़र्द के जो कि उसको दावेदार हो और आपको पता है कि दावेदार जाली है, इस सौदे को आप कराते हैं, कमीशन लेते हैं, तो ये हराम है, ये सही नहीं है। उलमा ने इसको जायज़ करार नहीं दिया। तो लिहाजा ये किसी के साथ धोखा और फ़रेब या किसी गलत प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो क्या पता है कि वो उसका हक़दार नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसी तरह जो है वो आप जो है वो प्रॉपर्टी के मामले में आपको पता है कि यार ये गलत काम हो रहा है और गलत काम करने में आप उसके हिस्सेदार बन जाएं, तो वो उस गलत काम के हिस्सेदार में आप बराबर के शरीक होंगे और वो एक नाजायज़ काम में आपको कल अल्लाह को जवाब देना होगा। तो खैर ये थी बातें जिसके अंदर मैंने अपनी जो भी मेरी दानिश में एज़ ए तालिब इल्म और एज़ ए वर्कर मैं जो मालूमात रखता था, मैंने थोड़े से आपको बताई, गाइड किया, जिसके ऊपर अगर हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं। और वैसे अब ये है कि कुछ नए जो IMF की जानिब से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, और प्रॉपर्टी को जो है मजबूत अंदाज में देखा जा रहा है, प्रॉपर्टी एजेंट्स को भी बाकायदा अब जो है वो किसी सिस्टम के तहत काम करेगा, वो लाइसेंस होंगे, सब चीज़ हो सकती हैं, तो ये भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
ताकि जो है ना कोई जवाबदेही होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी एजेंट्स का भी इस तरह जो हक़ मारा जाता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके राइट्स को दिलवाने में काम करे, और उनके जो जायज़ हक़ है उसमें ये सरकारी इदारे उनके साथ ताउन करें। और हाँ, रमज़ान का ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अल्लाह ताला जो है हमें रमज़ान के जो भी हमारी टूटी हुई इबादत को कबूल फरमाए, और बक़िया दिनों में हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, और अब तौबा, सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ करे दे अल्लाह ताला, और ख़ुद इरादा करें कि वो आइंदा अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। तो सब कुछ दुनिया नहीं है, असल चीज़ आखिरत है। तो बहुत शुक्रिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।